वेलकम इन साइंस ए के स्टडी 1024। मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और इससे प्रीवियस पार्ट में यानी पिछली वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले आप इसको देख लेना, तब आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और पिछले जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं उन सबकी फुल प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट में यानी पार्ट नंबर 5 में हम सीखेंगे NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सॉल्यूशंस। और अगर आप मैथ्स वाले चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो हमारा मैथ्स वाला चैनल है AK स्टडी 1024। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या फिर होम सेक्शन में, ठीक है, दोनों में ही आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी क्लास 8th की। ठीक है, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, आपकी NCERT एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। मतलब कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। देखो, सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, और इसीलिए इनको सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है या फिर इनको मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था इसका पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर पे टिक मार्क करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। ठीक है, जो रेयन है वो बाकी सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है। तो ये मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था रेयन के बारे में कि इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम वुड पल्प, इसीलिए सेमी सिंथेटिक भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें किसी नेचुरल चीज़ का भी यूज किया जा रहा है। तो मतलब ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्टेन किया जाता है वुड पल्प से। तो आप बी पे टिक लगाओगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक, इसका पार्ट ए है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स को और क्या क्या कहते हैं ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मैन मेड और आर्टिफिशियल। इसके बाद जो इसका पार्ट बी है इसमें बोला गया सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको हम जिन रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज करते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जब मैंने आपको पिछले पार्ट में इसके बारे में पढ़ाया था तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट नंबर सी है यहाँ पर बोला गया है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो ए डैश। मतलब कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी तरह ही प्लास्टिक भी एक क्या है, तो हम बोलेंगे पॉलीमर है। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये भी पॉलीमर होते हैं, इस तरह से जो प्लास्टिक है वो भी एक तरह का पॉलीमर है। पॉलीमर क्या है अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पिछले पार्ट्स में ये भी मिल जाएगा। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है एनिमेशन के द्वारा कि पॉलीमर का क्या मतलब है और इसे हम किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो आपकी NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बोला गया है गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो ये इंडिकेट करते हों कि जो नायलॉन के फाइबर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, दैट्स वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। मतलब कि जो नायलॉन के फाइबर हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए इनका यूज जो है वो पैरासूट्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, रस्सियाँ बनाने में किया जाता है जो रॉक क्लाइंबिंग के काम आती है। इट इज़ साइंटिफिकली टेस्टेड दैट ए नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर। और ये साइंटिफिकली टेस्टेड भी हो चुका है कि जो नायलॉन का थ्रेड है उतना ही पतला अगर हम एक स्टील का वायर लें तो इन दोनों में से जो नायलॉन का थ्रेड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू स्टील वायर। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे हमें पता लगता है कि जो नायलॉन के फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोला गया एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। मतलब यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उनका ज़्यादातर यूज़ क्यों किया जाता है
फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक कंटेनर्स, यानी कि जो प्लास्टिक के टिफ़िन वगैरह हैं, आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, पहला रीज़न है दे हैव लाइट वेट, इनका जो वज़न होता है वो हल्का होता है। दूसरा है दे आर ईजी टू हैंडल, इनको हैंडल करना आसान होता है। तीसरा है दे हैव गुड स्ट्रेंथ, ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। चौथा है दे आर जनरली चीपर देन मेटल्स, ठीक है, ये मेटल के टिफिन से ज़्यादा सस्ते होते हैं। चौथा है दे आर ड्यूरेबल, और ये लंबे टाइम तक चलते भी हैं। हालांकि प्लास्टिक के कंटेनर में खाना रखने के कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे उसके बारे में पूछा नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ फ़ायदे के बारे में लिखा है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें बोला गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। मतलब कि यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाए मैंने, एक में लिखा थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरे में लिखा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो पहला पॉइंट लिखा है मैंने थर्मोप्लास्टिक्स में, इसमें लिखा है द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। मतलब वो सारे प्लास्टिक जो आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं, जिनकी शेप चेंज हो जाती है हीट देने पे क्योंकि ये पिघलने लगते हैं, या फिर जिनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, इनको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको आप गर्म करोगे तो पिघलेंगे, तो ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? दोज प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब कि वो प्लास्टिक जिनको एक बार फैक्ट्री में मोल्ड कर दिया गया, किसी शेप में ढाल दिया गया पिघलाने के बाद, तो एक बार ये हार्ड हो गए तो दोबारा से आप चाहे आप कितना भी हीट दे दो इनको, अब ये दोबारा पिघलने वाले नहीं हैं। मतलब इनकी शेप आप दोबारा गर्मी दे के चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार इनको टेम्परेचर मिला तो ये सेट हो जाएंगे जिस शेप में, उसी में रहेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, जैसे पॉलीथीन होती है आपके पास, ठीक है, जब उसको बनाया गया होगा तो फैक्ट्री में भी मोल्ड किया गया होगा उसको, और अगर आप घर पे इसमें आग लगाओ या इसको गर्म करो तो ये पिघलने लग जाती है। तो मतलब इसकी शेप चेंज हो रही है, बैंड हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। ठीक है, इस तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जो होता है, जो तार वगैरह में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक, ठीक है, आपने देखा होगा, उसको भी अगर आप गर्म करो तो पिघलने लग जाता है। तो जो भी गर्म करने पे पिघलेगा प्लास्टिक, वो एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का। इस तरह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक, अब इसके बाद थर्ड में मैंने लिखा है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स में दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। मतलब इनका यूज़ हम करते हैं खिलौने बनाने में, कंघी बनाने में, टिफ़िन वगैरह बनाने में, अलग अलग तरह के कंटेनर्स बनाने में। ठीक, और यहाँ पर जो बेकेलाइट एंड मेलामाइन है, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, इसके बारे में लिखा है बेकेलाइट जो होता है पुअर कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो मेलामाइन है वो एक वर्सटाइल मटेरियल है, मतलब ये बहुरूपी मटेरियल है, बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, डिटेल में अगर पढ़ने हैं आपको ये टॉपिक तो आप पिछले वीडियोस में देख लेना, आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्योंकि मैं क्वेश्चन में आंसर बता रहा हूँ, ये टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूँ तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। इसके बाद लिखा है इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट है बेकेलाइट का, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स एक्सेट्रा। मतलब जो बेकेलाइट है इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। जो बिजली के स्विचेस होते हैं उनको आप चाहे अगर आपके घर में कोई ख़राब स्विच हो तो उसको आप हीट दे के देखना, ठीक है, वो पिघलने वाला नहीं है क्योंकि अब उसकी शेप चेंज ही नहीं होगी। इस तरह से हैंडल्स होते हैं जो बहुत सारे बर्तनों के, वो भी बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, जो स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स होते हैं, ठीक है, बहुत से, वो भी बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, मेलामाइन का यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ठीक है, बहुत सी फ्लोर टाइल्स आती हैं जो एक तरह की प्लास्टिक से बनी होती है, जिसको बोला जाता है मेलामाइन। ठीक है, बहुत से किचन वेयर आते हैं, ठीक है, बहुत से फैब्रिक्स आते हैं, ठीक है, जो आग को रजिस्ट करते हैं, फायरमैन वगैरह इनको पहनते हैं, वो किससे के बने होते हैं? वो बने होते हैं मेलामाइन के। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। मतलब कि जो यहाँ पे चीज़ें हमें दी गई हैं, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ अभी आपने देखी थी कि एक बार फैक्ट्रीज़ में इनको मोल्ड किया गया, किसी शेप में ढाल दिया गया,
तो फिर दोबारा आप कितनी भी गर्मी इनको दे दो पिघलते नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक, यही रीज़न है कि ये सब चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्ट ए जो है यानी सॉस पैन हैंडल्स क्यों बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, उसका आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक सॉस पैन हैंडल्स बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ऑल्सो ऑन हीटिंग दीज प्लास्टिक्स डू नॉट गेट सॉफ्टेंड। मतलब कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है सॉस पैन हैंडल्स बनाने में, क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट के। तो जाहिर सी बात है जो इनको हैंडल कर रहा है उसका हाथ नहीं चलेगा क्योंकि ये गर्म नहीं होंगे, क्योंकि ये हीट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देंगे, बैड कंडक्टर हैं क्योंकि। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे इनको गर्मी मिलेगी ये सॉफ्ट नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं, ठीक है ना। इसीलिए इनका यूज़ सॉस पैन हैंडल्स बनाने में किया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स। तो इसका आंसर है बैकेलाइट इज ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक which is a bad conductor of heat and electricity. Because of this property, it is used for making electrical plugs, switches and plug board etc. ठीक है, देखो जो बैकेलाइट होता है ये भी एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसी से हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स या फिर प्लग बोर्ड वगैरह बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है और हीट का भी बैड कंडक्टर है। तो मतलब ये करंट को भी अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा और गर्मी को भी अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल प्लग्स, स्विचेस और प्लग बोर्ड बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ मटेरियल्स के नाम गिवन है, हमें बताना इनमें से कौन सा रिसाइकल किया जा सकता है, कौन सा रिसाइकल नहीं किया सकता। तो यहाँ पे हमारे पास पहले 2 कैटेगरी बनेंगी आंसर में। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या होगी, पहली होगी कैन बी रिसाइकल्ड, दूसरी कैटेगरी क्या होगी, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो यहाँ पर देखो किसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक से बना होगा यानी कि जिनको हम टेम्परेचर देके पिघला सकते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पिघला के हम दूसरी चीज़ें बना लेंगे। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होगा, क्योंकि एक बार अगर वो हार्ड हो गया मोल्ड करने के बाद तो दोबारा हम उसको पिघला नहीं सकते, जब पिघला नहीं सकते तो रिसाइकल करके कुछ बनाया भी नहीं जा सकता उससे दोबारा। ठीक है, तो वो आएगा कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में। तो यहाँ पर पहला क्या, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, इसीलिए अगर एक बार वो सेट हो गए अब दोबारा से हम उनको पिघला के उनको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा कैन नॉट रिसाइकल्ड में। ठीक, इसके बाद क्या है, प्लास्टिक टॉयज। ठीक है, प्लास्टिक के टॉयज जो होते हैं, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं, मतलब ये पिघल जाएंगे आसानी से, तो इनको रिसाइकल किया जा सकता है। इसके बाद है कुकर हैंडल्स। कुकर के हैंडल जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, इनको भी हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अगला क्या है, कैरी बैग्स। कैरी बैग्स थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं, इनको पिघलाया जा सकता है, ठीक है, आसानी से इनको सॉफ्ट किया जा सकता है, तो ये आएगा कैन बी रिसाइकल्ड में। इसके बाद क्या है, बॉल पॉइंट पेन्स। ठीक है, तो इनको भी रिसाइकल किया सकता है। ठीक है, इसके बाद है प्लास्टिक बॉल्स। ठीक है, प्लास्टिक बॉल्स को भी रिसाइकल किया जा सकता है। इसके बाद है प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो बिजली की तार होती हैं उन पे जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो जाहिर सी बात है वो भी पिघल जाती है कवरिंग, तो इनको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक की चेयर। ठीक है, तो इसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल स्विचेस। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं वो रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल स्विचेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप ये फुल चैप्टर देखना चाहते हो तो ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे क्लिक करके आप ये फुल चैप्टर देख सकते हो, और यहाँ पर जो आइकन है यहाँ पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।